हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को समझने से पहले हमें रिलेशन समझना है पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब देखिए, पॉपुलेशन की बात करें और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो अगर पूरी दुनिया की बात करें या इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी तो उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होना चाहिए। पॉपुलेशन डबल हो रही है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी डबल होना चाहिए, क्योंकि भाई ये पॉपुलेशन जो है, इन्हें जो है कंजम्पशन के लिए फूड ग्रेन्स वगैरह तो चाहिए ही है, ठीक है। तो कई बार क्या है कि जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही होती है उस रेट से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, तो मिसमैच हो जाता है, ठीक है। डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाता है। अब एक थॉमस रॉबर्ट माल्थूस थे, थॉमस रॉबर्ट माल्थूस, ये ब्रिटिशर थे, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी 1798 में। 1798 में माल्थूजियन थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, माल्थूजियन थ्योरी इन्हीं के नाम से है, माल्थूजियन थ्योरी बोलते हैं उसे, माल्थूजियन थ्योरी ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो इनका कहना यह था कि देखिए, पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई की एक सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जबकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फूड ग्रेन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। एडिशन की सीरीज होती है, एपी क्या होती है, एडिशन की सीरीज होती है, और जीपी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 2, 5, 8, ये एक एडिशन की सीरीज है जिसमें सेम नंबर ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है। ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी एडिशन की सीरीज है। जीपी की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम बोले 2, 6, 18, 54, 162, ये मल्टीप्लाई की सीरीज है, एक नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो मल्टीप्लाई की सीरीज में वो नंबर तेजी से बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। और एडिशन की सीरीज में वो नंबर तेजी से बड़ा नहीं हो रहा है, एक नंबर ऐड होता चला जा रहा है ना, यहाँ पर +3 +3 +3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है × 3 ठीक है। तो ऐसी सीरीज को एपी बोलता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उनका कहना था, थॉमस रॉबर्ट माल्थूस का, कि जो पॉपुलेशन है वो तो इस तरीके से बढ़ रही है मल्टीप्लाई की सीरीज में, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऐसे एडिशन की सीरीज में बढ़ रहा है। तो होगा क्या कि अगर पहले पॉपुलेशन बराबर, मतलब 2 पॉपुलेशन और 2 केजी प्रोडक्शन है, बाद में पॉपुलेशन 6 हो गई, प्रोडक्शन 5 है, ठीक है, फिर 8 प्रोडक्शन हो गया, पॉपुलेशन 18 है, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाएगा और आने वाले टाइम में लोग भूख से मरेंगे और वर्ल्ड वॉर वगैरह होगी खाने को लेकर, ठीक है। तो एक डर फैल गया, पैनिक फैल गया कि भाई क्या हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जीपी की फॉर्म में बढ़ा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज हो रहा था, एडिशन की सीरीज थी, लेकिन पॉपुलेशन बहुत तेजी से दुनिया की बढ़ती जा रही थी। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थूस ने की थ्योरी से जो डर फैला, उस डर को दूर करा ग्रीन रेवोल्यूशन ने। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या, देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज हुआ, तेजी से इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब वो कैसे इंक्रीज होता है, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो इंडिया में पहला ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हुआ था इन अर्ली 1960s में हुआ था, ठीक है। इसमें मेनली क्या हुआ था कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स की अगर हम बात करें, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी, यील्ड क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। यील्ड बेसिकली क्या होता है, यील्ड होता है प्रोडक्शन, किसी भी फील्ड में प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट, एरिया पर यूनिट। मतलब अगर हमारे पास 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एक फील्ड है, खेत है, उसमें जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर सर्टेन क्वांटिटी हो रहा है, और आगे से उतने ही फील्ड में अगर डबल प्रोडक्शन हो जाए उतनी ही जमीन में, तो हम बोलेंगे कि इस फील्ड की, इस खेत की यील्ड 2 गुना हो गई, या उसी खेत में 3 गुना प्रोडक्शन हो जाए तो हम बोलते हैं यील्ड 3 गुना हो गई। यील्ड मतलब पैदावार, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, ठीक है, मशीनों का यूज करते हैं, अच्छे बीज यूज करते हैं, तो उतनी ही जमीन में पैदावार बढ़ जाती है, यील्ड बढ़ जाती है, जिसे यील्ड बोलते हैं, ठीक है।
तो बीज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अच्छे बीज यूज करेंगे तभी पैदावार अच्छी होगी, यील्ड ज्यादा होगी। तो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स जो हैं ये एक जो ये लैब में तैयार किए गए, ठीक है, रिसर्च करी गई हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ऐसे बीज जिससे पैदावार ज्यादा होती हो, ठीक है, 3-3 गुना, 4-4 गुना, 2.5 गुना, 2 गुना पैदावार होती हो, ऐसे बीज तैयार करें। और वो तैयार करे यूएस के एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉग, जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, यूएस के साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है यूएस में जो है रिसर्च करी और मैक्सिको में इन्होंने खेती करना स्टार्ट करा HYV जो सीड्स हैं उनसे। उससे क्या हुआ कि मैक्सिको में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। फिर ये वाले जो बीज हैं HYV वैरायटी के जो सीड्स हैं, मेनली ये गेहूं के थे, गेहूं के बीज थे जिससे पैदावार काफी ज्यादा बढ़ रही थी। फिर ये HYV सीड्स इंडिया में आए, ठीक है, तो इंडिया में आए तो उसमें फिर वैसे ही बीज और ज्यादा डेवलप किए गए। हमारे जो ICMR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, और हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है, तो इन्होंने भी रिसर्च करी और HYV सीड जो कि मैक्सिको से आए थे, नॉर्मन बोरलॉग ने तैयार करे थे, वाले बीज आए और वैसे और भी बीज तैयार करें। और फिर इंडिया में ऐसे HYV सीड्स गेहूं के मेनली यूज किया गया नॉर्थ इंडिया में, और हमारा प्रोडक्शन लगभग 2-2.5 गुना तक बढ़ गया, ठीक है, आगे जाके 3 गुना तक भी बढ़ गया था, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, कई बार एग्जाम में आए। और वैसे दुनिया के लिए बोलेंगे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी दुनिया के लिए नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया की कंटेक्स्ट के लिए बोले तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये बहुत सारे एग्जाम में आए क्योंकि इन्होंने काम करा HYV सीड्स के ऊपर ताकि पैदावार ज्यादा हो जाए, यील्ड बढ़ जाए, ठीक है, किसी भी खेत की। तो 1960s में ये स्टार्ट किया गया, और इंडिया में क्योंकि भूख से मरने वाले लोगों का नंबर भी काफी ज्यादा हुआ करता था, वो नंबर फिर जो है वो रिड्यूस हुआ क्योंकि पैदावार बढ़ गई, उतनी ही जमीन में गेहूं ज्यादा होने लगा, ठीक है, यील्ड ज्यादा होने लगी। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आया है तो केवल वीडियो मत देखो, लाइक भी जरूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के अभी, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी हम नए वीडियो डालते हैं आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंचे, ठीक है। हाँ, तो हम चलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में, अर्ली 1960s में स्टार्ट हुआ था, और ये पूरा एक फेज होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ऐसा नहीं होता कि एक ही साल में प्रोडक्शन एकदम हो जाएगा, ये 10-12 साल 15 साल का एक फेज होता है, क्योंकि बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, बहुत सारे इनपुट्स। तो जैसे मेजर्स अडॉप्टेड की हम बात करें, एक तो ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, मेजर्स अडॉप्टेड, क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में 1960 में, मेजर्स अडॉप्टेड। मेजर्स अडॉप्टेड का बात करें तो सबसे पहला यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, जो अभी हमने बात करी, ज्यादा पैदावार वाले बीज यूज करें ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके, ठीक है। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन फैसिलिटी इंडिया में जगह जगह इंक्रीज करी गई उस टाइम पे, क्योंकि पानी की बहुत समस्या थी इंडिया में 1960s में, खेती के लिए पानी नहीं था। तो एक तो ट्यूबवेल्स वगैरह सबसे ज़्यादा खोदे गए, ट्यूबवेल्स क्या करता है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है वहाँ से पानी लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स खोदे गए जगह जगह। और ये वाला ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली आपको ये भी ध्यान रखना है कि नॉर्थ इंडिया में हुआ था, पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ हिस्सों में, नॉर्थ, क्योंकि इसमें गेहूं की पैदावार बढ़ी। गेहूं को टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए होता है, ठंडे इलाके में गेहूं होता है सर्दियों के टाइम पे, रबी की फसल है गेहूं, ठीक है, वो सर्दियों में ही होता है। गेहूं के लिए फेवरेबल जो टेम्परेचर है, ठीक है, वेदर है, वो साउथ इंडिया में नहीं होता, क्योंकि साउथ इंडिया में मॉइस्चर ज़्यादा होता है विंड में और टेम्परेचर ज़्यादा होता है। गेहूं 18-20 डिग्री टेम्परेचर में उगने वाला जो है एग्रीकल्चर फूड ग्रेन है,
ठीक है। तो साउथ इंडिया में गेहूं नहीं होता, आप साउथ में जाएंगे तो वहां पर गेहूं आपको कम मिलेगा, वहां पर चावल ज्यादा होगा, क्योंकि चावल को गर्मी जो चाहिए होती है, टेम्परेचर ज्यादा 27, 28, 30 डिग्री और मॉइस्चर भी चाहिए होता है। तो चावल जो है कोस्टल एरिया में, साउथ इंडिया में या ईस्ट इंडिया की तरफ, जैसे बंगाल की तरफ, ठीक है, वहां पर जहां पर मॉइस्चर ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो। चावल नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कम होगा, नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है सर्दियों में, तो ठंड में गेहूं होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये गेहूं के हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स थे, तो नॉर्थ इंडिया में मेनली ये हुआ था। और इरिगेशन फैसिलिटी, ट्यूबवेल्स वगैरह पहुंचाए गए, वेल्स खोदे गए, ठीक है, कैनाल्स वगैरह खोदी गई, तो जहाँ जहाँ पहुँचाई जा सकती थी उसमें एक लंबे टाइम तक काम किया गया। उसके अलावा तीसरा, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड, पेस्ट मतलब कीड़े, साइड मतलब किल करना, कीड़ों को मारने के लिए, क्योंकि कीड़े क्या करते हैं, खेती जब की जाती है बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं कई बार, और वो कीड़े क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फसल को बर्बाद करते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर जाता है कई बार। तो पैदावार बढ़ाने के लिए कई बार क्या है, कीड़ों को मारना जरूरी हो जाता है, तो पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है खेतों में, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, कीड़े मरे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। हालांकि इसके साइड इफेक्ट बाद में देखे गए, क्योंकि ये कीड़ों को मारने के लिए तुम जहर का छिड़काव कर रहे हो, कीड़े तो जरूर मर रहे हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें पोर्स के थ्रू जो है वो जहर जा रहा है अंदर, फसल के अंदर, और फिर हम बाद में उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस हमारी हेल्थ के ऊपर एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ जाता है, साइड इफेक्ट जो बाद में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है कि पेस्टिसाइड का छिड़काव कम से कम किया जाए या ना के बराबर किया जाए या किया ही ना जाए, ठीक है। लेकिन नॉर्मली कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादातर लोग क्या है, पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, क्योंकि उन्हें फ़ायदा होता है मॉनेटरी, उन्हें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है, मार्केट में ज़्यादा माल बेचना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद तो कंज्यूम करना नहीं है, मार्केट में बेचने के लिए, तो पेस्टिसाइड का छिड़काव कई लोग करते हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड, उस समय इसके साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं पता थे, लोगों को बहुत अच्छा लगा कि अरे कीड़े मारने की दवाई, छिड़काव करो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। बाद में इसके साइड इफेक्ट नजर आए, ठीक है। चौथा, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब है लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे, ठीक है, और बिखरे हुए थे, तो उनकी होल्डिंग को, उनके छोटे छोटे खेत को एक ही जगह एक्सचेंज कर दिया गया लोगों में, और किसी भी इंडिविजुअल के पास एक ही जगह पे उसके पास बड़ा खेत हो गया, तो उसके लिए खेती करना इजी हो गया और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फिर बढ़ जाएगा। वरना एक इंडिविजुअल के पास उसकी खेती की जमीन 4 अलग अलग जगह बिखरी हुई, तो उसे खेती करने में उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, प्रॉब्लम भी होगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी गिर जाएगा। उसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स किया गया 1960s में। 1950s के बाद हालांकि लैंड रिफॉर्म्स होने लगा था, क्योंकि हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, अंग्रेजों का देन थी। अंग्रेजों ने क्या किया था कि जमींदार जो होते थे, जमींदार जो है वो जमीन के मालिक है, जैसे 1000 बीघा, 2000, 5000 बीघा जमीन के मालिक जमींदार हैं, और उस जमीन में रहने वाले जो लोग हैं, किसान हैं, वो टेनेंट है, किराएदार हैं। तो लोगों को जमीन का मालिकाना हक नहीं होता था जमींदारी सिस्टम में। लोग जितने भी किसान वगैरह, गरीब लोग, सब टेनेंट थे, किराएदार थे, जमींदार जमीन का मालिक होता था। तो किराएदार टेनेंट का काम क्या होता था, जो किसान होते थे उनका काम होता था खेती करना, ठीक है, क्योंकि वो किराए की जमीन हो गई, मालिक तो जमींदार है, तो उसमें से जमींदार को टैक्स वगैरह पे करना, उसमें से कुछ हिस्सा वो रखता था, बाकी जमींदार को देता था, जमींदार फिर अंग्रेजों को देता था। तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया, सीलिंग एक्ट आया अलग अलग स्टेट में, जिसमें जो जमींदार हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, सरकार ने उसका एक्विजिशन कर लिया, लोगों में जमीनें बांटी गई पट्टे की फॉर्म में, ताकि लोगों का मालिकाना हक रहे अपनी जमीन में और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े। जब जिसका जमीन से जुड़ाव, जिसकी अपनी खुद की जमीन होगी, जमीन से जुड़ाव भी होगा, वो मेहनत ज्यादा करेगा। वरना क्या होता था जमींदारी सिस्टम में, जमीन से कोई जुड़ाव नहीं है, उसे लगता था मेरा खेत तो है नहीं, मैं तो किराएदार हूं, तो कई बार वो मेहनत नहीं करता था, ठीक है। तो एक तो ये किया गया। उसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया गया, इंप्रूविंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का मतलब है सड़कें वगैरह, कनेक्टिविटी अगर रूरल इंडिया के साथ अच्छी होगी तो किसान वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी प्रोडक्शन करेंगे, सड़क है, गाड़ी में चढ़ाना है, सीधे मार्केट में भेजना है। और अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क वगैरह कुछ नहीं होगा, इंटरनेट, मोबाइल कुछ नहीं होगा, तो गांव के लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करके करेंगे क्या, सबसिस्टेंस फार्मिंग होने लगती है, फिर केवल अपने सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में बेचने के लिए किसान कोई भी गांव के लोग खेती नहीं करेंगे, उन्हें पता है यार सड़क है नहीं, ले जाएंगे कैसे,
मार्केट में बेचने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़कें वगैरह हो, अच्छी सड़कें हो, कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम की सर्विसेज हो, उससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाता है, किसानों की इनकम भी बढ़ जाती है। उसके अलावा सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब किसानों को अब लोन अगर चाहिए, वो साहूकारों के चक्करों में पड़ते थे, तो सरकार ने बैंकिंग के थ्रू एग्रीकल्चर के लिए लोन देना वगैरह स्कीम्स वगैरह स्टार्ट करी, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसानों को लोन मिले, ताकि वो लोन लेने के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कर सके। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट की सप्लाई भी मार्केट में करी गई। उसके अलावा यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, बाद में समझ में आया केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के लिए काफ़ी ठीक नहीं है, ठीक है। तो उस समय ज़्यादा अवेयरनेस थी नहीं, तो केमिकल फर्टिलाइजर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए गए। उसके अलावा इरिगेशन की अगर हम बात करें, स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन का मतलब है एक पाइप छोड़ दिया जाता है खेत में और उसमें एक ऐसी गोल गोल रिंग होती है, वो गोल गोल घूमने लगता है और पानी खेत में चारों तरफ ऐसे गिरता है, इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या है, ये पौधे हैं, एक पाइप होता है, पाइप से ड्रिप ड्रिप करके, ड्रॉप ड्रॉप करके, एक एक बूंद बूंद करके जड़ पे, पौधे की जड़ पे पानी गिरता है, उसे ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। तो कम पानी में पैदावार ज़्यादा होती है, पानी का वेस्टेज कम से कम होता है। उसके अलावा एडवांस्ड मशीनरी का यूसेज ऑफ एडवांस मशीनरी, तो एडवांस मशीनरी का यूसेज हुआ, मैकेनाइजेशन हुआ, मैनुअल तरीके से पहले काम होता था, इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा, ठीक है। तो अगर हम आउटकम देखें, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि 1960s 70s तक चला, 10-12 साल 15 साल, तो एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डबल हो गया, प्रोडक्शन डबल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डबल हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गई, क्योंकि पहले हम बहुत सारा फूड गिरे बाहर से मंगा के पेमेंट दे रहे थे, बाहर से आ रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, तो फूड सिक्योरिटी नहीं थी और भूख से मरने वाले लोगों का नंबर भी बहुत ज्यादा था, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास खेती में इन्वॉल्व होने लगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गरीबी भी खत्म हुई, पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी भी काफी हद तक खत्म हुई और उतने ही खेत में हाई यील्ड काफी ज्यादा होने लगी आगे से। तो ये कुछ फायदे हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के, और जिसने जो माल्थुसियन थ्योरी थी पॉपुलेशन ग्रोथ की 1798 की, ब्रिटिशर्स थे थॉमस रॉबर्ट माल्थूस, उनकी थ्योरी की वजह से जो डर फैला था उस डर को दूर करा ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।